बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, और वो बीड़ा है कि उत्तराखंड को ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए। यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हें ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए। इसी की ये लड़ाई है, संघर्ष है, और आज ये जो सम्मेलन है ये उसको परिलक्षित कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब ल्यूकर समिति बैठी थी 1962 में या 1965 में शायद, तो ल्यूकर समिति ने कुछ लक्षण बताए थे जिसके आधार पर कोई भी नया राज्य जो है उसको ट्राइबल स्टेटस किस तरह से मिल सकता है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये गौरतलब है कि हिमालय में 11 स्टेट्स जो हैं, लगभग संपूर्ण हिमालय जो है वो ट्राइबल स्टेट के अंतर्गत आता है। केवल उत्तराखंड जो है वो बचा हुआ है। तो हमसे ये अन्याय क्यों? जो स्थिति उनकी है उतनी ही गंभीर स्थिति हमारी भी है। जो पर्यावरणीय समस्याएं उनकी हैं, रोजगार की जो समस्या उनकी है, पलायन की जो उनकी समस्या है वो हमारी भी है, और शायद पलायन और बेरोजगारी हमारी समस्या उनसे अधिक है। जहाँ जहाँ ट्राइबल स्टेट्स हैं वहाँ बेरोजगारी इतनी अधिक नहीं है, पलायन इतना अधिक नहीं हुआ है जितना कि उत्तराखंड में। लगभग 40% अनएम्प्लॉयमेंट के साथ 75% लोग जो है वो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, पलायन कर गए हैं। तो इसलिए अब ये आवश्यक हो जाता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें सरकार को बताना पड़ेगा कि हम लोग इतने महत्वपूर्ण हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। ये जो ल्यूकर समिति है, इसने सबसे पहली बात ये कही है कि आदिम लक्षण जो हैं यदि वो उस राज्य में हैं तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट जो है, 5 पॉइंट्स में से एक पॉइंट जो है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। आदिम लक्षण के मतलब है प्रिमिटिव कल्चर या प्रिमिटिव लोग। तो हम प्रिमिटिव तो नहीं हैं, लेकिन हम वनों में रह रहे हैं। 88% हमारे वहाँ वन हैं, और इस वजह से हम वनवासी हैं। तो वनवासी होने के नाते हमको ये ट्राइबल स्टेटस जो है ये अवश्य मिलना चाहिए, और इसलिए भी मिलना चाहिए कि उत्तराखंड जो है वो न केवल गंगा यमुना के मैदान का जलागम क्षेत्र है, जहाँ 40% से अधिकांश जनता रह रही है। 40% जनता जो है भारत की, या आप ये कह सकते हैं 26% क्षेत्र जो है देश का, उसको हम सिंचित कर रहे हैं। हमारी नदियाँ, गंगा यमुना सिस्टम जो है उसको सिंचित कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम प्यासे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है। हम लोगों को जो हमारा ड्यू है, जो हमारी आवश्यक, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति नहीं हो रही है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड जो है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको हम गंगा यमुना की संस्कृति कहते हैं, और आजकल नया फैशन चल गया है सनातन संस्कृति। वो सनातन संस्कृति, वो गंगा यमुना की संस्कृति मूल रूप से आपके अरण्य संस्कृति है या फॉरेस्ट कल्चर है। तो ये अरण्य संस्कृति का भी उद्गम स्थल जो है वो आपके उत्तराखंड है। उत्तराखंड से ही ये संस्कृति, अरण्य संस्कृति जो है ये संपूर्ण भारत में फैली। क्यों फैली? ये इसलिए फैली क्योंकि पुराने समय में जब लोग वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में आते थे तो वो उत्तराखंडी आते थे, और उत्तराखंड में ही यहाँ आश्रम बनते थे। जैसे गर्ग आश्रम आपके रामगढ़ के पास है, गागर में। इसी तरह से अगस्त आश्रम जो है वो अगस्त मुनि में है, गढ़वाल में। तो हर एक आश्रम लगभग उत्तराखंड में ही स्थित थे। अभी हाल में आजकल जिस आश्रम की बहुत बातें चल रही हैं, जहाँ भारत नाम जो पड़ा वो भारत मुनि या भारत जो जिनको वहाँ पर पाला गया, आपके कोटद्वार के पास जो आश्रम है उस आश्रम में उनका लालन पालन हुआ। तो खैर, इससे महत्वपूर्ण बात और क्या मिलेगी कि अरण्य संस्कृति की देन जो है वो उत्तराखंड के निवासी हैं, और आज भी उस संस्कृति को हम लोगों ने पल्लवित किया है। अगर आप देखें तो विश्व की जितनी प्राचीन संस्कृतियां हैं
चाहे वो चाइनीज कल्चर है, इजिप्शियन कल्चर है, यूनानी संस्कृति है, रोमन संस्कृति है, वो सब समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है। लेकिन गंगा यमुना की संस्कृति आज भी पल्लवित हो रही है, आज भी जीवंत है। और इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ के जंगल। उत्तराखंड के जंगलों को कौन बचा रहा है? यहाँ के निवासी। अगर यहाँ के निवासी इन जंगलों को काटना शुरू कर दें, जिसकी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होने लगी है, क्योंकि बाहर से बिल्डर माफिया और माइनिंग माफिया जो है वो आने लगा है। तो खैर ये जंगल जो है इसकी सुरक्षा हम कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं इन जंगलों की हम चौकीदारी कर रहे हैं। तो हमारी स्थिति एक चौकीदार की तरह हो गई है। और वो संस्कृति जो संस्कृति संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व में प्रचलित है, उस संस्कृति की हम चौकीदारी कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या मिल रहा है? गरीबी, पलायन, बेरोजगारी। तो ये कब समाप्त होगा? ये तभी समाप्त होगा जब हमें ट्राइबल स्टेटस मिलेगा यहाँ के मूल निवासियों को, जैसा कि अन्य हिमालयन स्टेट्स में है। तो एक तो ये प्रमुख कारण है ल्यूकर समिति के लिए, जिससे हमें ट्राइबल स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए। दूसरा कारण जो कहते हैं वो है संस्कृति। अगर हमारी अलग संस्कृति है, इट इज़ अ डिस्टिंक्ट कल्चर, इट इज़ अ डिफरेंट कल्चर, तो डिफरेंट कल्चर जो है या जो इंडिजिनस कल्चर है, उन लोगों को भी ट्राइबल स्टेटस में रखा जाता है। तो हमारी संस्कृति अगर आप देखें तो बिल्कुल ही अलग है, जैसा कि मैंने बताया रण संस्कृति है। लेकिन इसके साथ ही साथ यदि आप देखें तो हमारे वहाँ आपके पांडव नृत्य होता है, हमारे वहाँ रम्माण है। रम्माण एक तरह का फोक कल्चर भी है, और रम्माण जो है उसको यूनेस्को ने अपना हेरिटेज संरक्षण दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि यूनेस्को ने इसको हेरिटेज संरक्षण दिया हुआ है। इसी तरह से हमारी होली है, हमारी रामलीला है, कल से आपकी रामलीला शुरू होने वाली है। और इस रामलीला में भी जितना बड़ा योगदान उत्तराखंड का है, वो भारत में किसी अन्य स्थल का नहीं है। लगभग ये माना जाता है कि रामलीला को प्रारंभ करने वाला तुलसीदास जी के एक शिष्य थे, मेघा। मेघा जो है उन्होंने 1642 में बनारस में सबसे पहले रामलीला का मंचन किया था। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देवप्रयाग में जो मंदिर है रघुनाथ जी का, रघुनाथ जी के मंदिर में लैंड ग्रांट या भूमि राजा मानशाह जो गढ़वाल के शासक थे परमार राजवंश के, उन्होंने 1610 में देवप्रयाग में रामलीला के मंचन के लिए जमीन दी थी या भूमि दी थी। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि पहली रामलीला भारत में जो हुई वो हुई है 1611 में। और वो रामलीला की देन जो है गढ़वाल या उत्तराखंड है। तो हम लोग सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारा अलगाव भी है, लेकिन उस अलगाव के साथ साथ हम संस्कृति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये हमारी महानता है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें हमारे जो मेले हैं, हमारे जो देवता हैं, लोक देवता, जैसे गोलजू हैं, गोल देवता हैं, गंगनाथ जी हैं, ये सब देवता जो हैं ये अपने आप में यूनिक हैं। गोल देवता और गंगनाथ जी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। इसके साथ ही साथ एड़ी जी जो हैं, एड़ी जी भी एक महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। एड़ी जी के बारे में आपने न जाने कितना पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य बताता हूँ कि हर रात एड़ी जी जो है अपने कुत्तों के साथ भ्रमण करते हैं और उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर्यावरण बिगड़ रहा है या पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। तो उन स्थानों में जाके वो पर्यावरण की स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको जागर में विश्वास है तो जो जगरिया है उसके आंग में मतलब जो देवता आता है वो एड़ी जी का देवता आता है। और अक्सर एड़ी जी के कई जागर मैंने देखे हैं, वहाँ पर एड़ी जी ने ये कहा है कि अपने जंगलों को बचाओ, अपनी भूमि को बचाओ। तो हमारे कल्चर में चाहे वो फूलदेई है या कुछ भी है, वो सब जो है प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम प्रकृति पुत्र हैं, और प्रकृति पुत्र होने के साथ प्रकृति के लिए हम इतना काम कर रहे हैं, प्रकृति का हम संरक्षण कर रहे हैं।
अमेरिका में संरक्षण की बात शुरू हुई 1922 से। 1922 में जब रेचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग्स करके किताब लिखी थी और डीडीटी वालों के खिलाफ आंदोलन किया था, तब वहाँ पर संरक्षण और पर्यावरण की बात आई थी। लेकिन हमारे वहाँ पर्यावरण की बात जो है वो वैदिक काल और वैदिक काल के बाद जो अन्य युग हैं जिसको हम कहते हैं एपिक्स, महाभारत, रामायण, रामायण युग में भी हमारे वहाँ संरक्षण की बात की गई है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जो रामायण है वाल्मीकि जी की, उसमें जहाँ जहाँ रामचंद्र जी वनवास में जिन वनों में गए थे, चाहे वो दंडकारण्य वन था, चाहे किष्किंधा वन था, उन सब वनों का जो अध्ययन वाल्मीकि जी ने किया है और इसके साथ उन्होंने करीब करीब 169 फॉरेस्ट एंड प्लांट स्पीशीज का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको आज विदेशी लोग जो हैं वो भी कहते हैं कि इट इज़ अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अर्थात जैव विविधता का वो सबसे बड़ा खजाना है। इसी तरह हमारे जो पूर्वज थे, हम सब लोग जो हैं हम खस वंश के हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, किसी भी जाति का हो, हम सब खस जाति के हैं। और खस जाति जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण जाति थी, बड़ी बहादुर जाति थी। हमारे पूर्वज जो हैं वो इतिहास में चाहे जो कुछ भी लिखा होगा, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और जो ब्लड टेस्ट लिए गए हैं और ये बालों के जो टेस्ट लिए गए हैं, उससे पता चलता है कि हम खस लोग हैं। और कहाँ से आए हैं हम? सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से आए हैं हम लोग, हमारे जितने भी पूर्वज हैं। इसीलिए आप देखेंगे हम सब लोगों में मोंगोलॉइड फीचर्स हैं, या तो हमारी आंखें छोटी होंगी या हमारे गाल जो हैं ये बड़े बड़े ऊपर को उभरे होंगे। तो खैर सेंट्रल एशिया से हम आए। कॉसकस माउंटेन्स जो थे, पर्वत क्षेत्र जो हैं, उस क्षेत्र से आए। हमने ईरान और अफगानिस्तान की यात्रा की और उसके बाद हम पहुँचे हिंदू कुश, और हिंदू कुश का जो दर्रा है उस दर्रे से हम भारत आए। तो खस लोग जो थे वो जम्मू कश्मीर में आए, हिमाचल में आए और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में आए। लेकिन जो खस उत्तराखंड में आए वो सबसे बहादुर योद्धा थे और इन योद्धाओं ने महाभारत में भी भाग लिया था। महाभारत के अतिरिक्त उस युग में जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें खस लोगों ने भाग लिया था और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वीरता का प्रदर्शन किया था। तो खस जाति का होना हमारे हाथ में हमको ट्राइबल स्टेटस तो दिलाता ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारे वीरता के गुण हैं, जो हमारा शौर्य है, वो शौर्य ने आपके आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1664 में मैं जोशीमठ था। जोशीमठ में आज़ाद हिंद फौज के दयानंद उनियाल जी, दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। दयानंद उनियाल जी ने एक लेक्चर दिया था जो दूरदर्शन तो नहीं, ऑल इंडिया रेडियो होता था उस समय। ऑल इंडिया रेडियो वालों ने उसे टेप भी किया और वो भी किया, उसका प्रसारण भी किया। तो मालूम उन्होंने क्या बात बताई? उन्होंने ये कहा कि सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने पर्सनली कई बार ये कहा कि यदि मुझे सबसे ज़्यादा आस्था और विश्वास है, अगर मैं कभी मृत्यु के जाल में फंस गया, कोई जानवर या कोई दुश्मन मुझे मारने को आ जाएगा, तो कोई गढ़वाली या कुमाऊं सैनिक अगर निहत्था भी होगा वो लड़ जाएगा और अपनी जान दे देगा मुझे बचाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा विश्वास वो कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों को करते थे। हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों को ये इतिहास में नहीं बताया गया। हम लोगों को केवल इतिहास में खस लोग हैं जो खसियां हैं, मतलब ठाकुर हैं, उनको खसिया खसिया कह देते हैं, ये हमें बताया गया। खस जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणबांकुरे थे, एक ऐसी जाति थी जो बहुत बड़े योद्धा थे। तो खस जाति से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हम खस जाति के हैं और हमने बहुत बहादुरी की है। ये तो आप सबको मालूम ही होगा कि सुभाष चंद्र बोस को सबसे ज़्यादा विश्वास कुमाऊनी गढ़वाली पे था, ये तो मैंने बताया। और शायद आपको ये मालूम है या नहीं कि 2 ट्रेंड बटालियंस जो थी आज़ाद हिंद फौज की, वो गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की थी। तो आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये सब बातें जो हैं ये हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और अगर हमें ट्राइबल स्टेटस मिलता है
तो जो हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं उत्तराखंड की, मैं 2-3 छोटी समस्याएं आपको बताऊंगा। हमारे वहाँ सिडकुल बन गया है। सिडकुल आप जानते हैं, हर एक लड़का जानता। सिडकुल जब बना था तो हमको ये आश्वासन दिया था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। आप वहाँ जाइए, रोजगार नहीं है, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज आई थी ज़्यादातर वो या तो इनकम टैक्स हॉलिडे या सब्सिडी के लिए आई थी, और जब उनको ये सब लाभ मिल गए उसके बाद वो यहाँ से धीरे धीरे जाने लगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीराम होंडा। श्रीराम होंडा जो है वो बहुत ज़्यादा लाभ में थी। उसकी 10 साल की मैंने वो देखी अकाउंट्स, 10 साल के अकाउंट्स में वो हमेशा प्रॉफिट में थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ से चले गए। किसी नेता ने, किसी एक्टिविस्ट ने इस बात का विरोध नहीं किया। तो ये हमारे वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है। इसके अतिरिक्त अगर आप बच्चे रहे होंगे, आपने सुना होगा रामनगर में श्याम पेपर मिल में कई लोगों की मृत्यु हुई थी और लोगों को पता नहीं था। अगर आज किसी फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे वहाँ एक इमरजेंसी प्लानिंग होती है हर फैक्ट्री में। तो ये इमरजेंसी प्लानिंग वहाँ नहीं की गई है। इमरजेंसी प्लानिंग में होता है, एक होता है इनसाइट इमरजेंसी प्लान। अगर फैक्ट्री के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो किस तरह से उन लोगों को बचाया जाए, मजदूरों को, वो इस इनसाइट इमरजेंसी प्लान द्वारा होता है। दूसरी होती है ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान। ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान के मतलब है फैक्ट्री के बाहर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर कुछ रिसाव हो जाता है, कोई केमिकल ऐसा है जो डेंजरस है, जिससे मर सकते हैं, जहरीला है, तो ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान द्वारा आप लोगों को सेफ्टी में, सुरक्षा में ले जा सकते हैं। ये प्लानिंग हमारे वहाँ नहीं होती है, जबकि इसका मॉक ट्रायल, जैसे आर्मी में होता है ना मॉक ड्रिल, तो ये मॉक ड्रिल या मॉक जो है ये प्रैक्टिस, ये हर महीने होनी चाहिए, लेकिन हमारे वहाँ ये एक्ट नहीं लगा है। जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद लोगों में कुछ समय के लिए होश आया था कि ये किया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल्स। अगर कोई केमिकल, कोई रसायन ऐसा है, उसको आप लेके जा रहे हैं किसी ट्रक में और ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एसिड का रिसाव होने लगता है तो उससे कई लोग मरेंगे। तो इसके लिए हमारा कोई एक्ट नहीं बना है आज तक। इस एक्ट में ये होता है कि एक स्टेट क्राइसिस ग्रुप होता है। स्टेट क्राइसिस ग्रुप जो है, अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है केमिकल, उस केमिकल एक्सीडेंट के बारे में स्टेट क्राइसिस ग्रुप डील करता है और हर 6 महीने में स्टेट क्राइसिस ग्रुप को डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप रिपोर्ट करता है। जैसे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है या उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर में आप पूछिए कोई डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप नहीं है। तो उधम सिंह नगर जो कि सिडकुल का गढ़ है, वहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप नहीं है, डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप की ड्यूटी ये होती है कि वो हर 3 महीने में इंस्पेक्शन करे और देखे कि फैक्ट्री ने क्या क्या काम किया है। उसके बाद होता है फिर लोकल क्राइसिस ग्रुप। हर शहर में एक क्राइसिस ग्रुप होगा जिसकी हर महीने मीटिंग होगी। तो हमारे वहाँ ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और इसी वजह से जब फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट होते हैं तो लोग मरते हैं। 4-5 महीने के लिए आप भी, अखबार वाले भी गाली गलौज करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और उसके बाद सब चुप हो जाता है। तो ये सब स्थिति में सुधार तभी आ सकता है जब, क्योंकि हमारी जो स्टेट बनी, हमारी स्टेट में जैसे अभी चेयरमैन साहब ने खुद ही कहा कि हमने जो चाहा वो कुछ भी नहीं हुआ है। वो इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारे वहाँ हमने कभी भी अध्ययन नहीं किया। हमने ये नहीं पता लगाया कि इंडस्ट्रीज में क्या होना चाहिए। हमने ये नहीं लगाया कि आपकी वन नीति किस तरह की होनी चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि वन नीति बदल रही है। डू यू नो दिस फैक्ट? सब पढ़े लिखे लोग हैं। मालूम, वनों की एक परिभाषा होती है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के अनुसार ये है कि अगर झाड़ियाँ भी हैं, इस जगह अगर 20-25 झाड़ियाँ भी हैं तो उसे वन मान लिया जाएगा। अगर 2-4 पेड़ भी हैं उसको भी वन मान लिया जाएगा। तो अब उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है उसने 221 में आपके फॉरेस्ट का डेफिनेशन जो है उसको चेंज करने की कोशिश कर रही है।
और वो क्या कर रही है कि अगर किसी गांव में 10 हेक्टेयर से कम जंगल है, अब मेरे ख्याल में पहाड़ में कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसका क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर होगा, तो वन का तो कोई सवाल ही नहीं 10 हेक्टेयर, तो उसको जंगल नहीं माना जाएगा और वहाँ पर निर्माण हो सकता है। अगर वहाँ पर 2-4 पेड़ हैं तो उन पेड़ों को आप काट सकते हैं। और ये किसके लिए बनाई जा रही है नीति? ये आपके या मेरे लिए नहीं, ये नीति बन रही है बिल्डर माफिया के लिए, जो बड़े बड़े बिल्डर आ रहे हैं। जैसे अभी आपने जैसे एवरेस्ट जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरह से 142 एकड़ से अधिक जो जमीन है या हेक्टेयर 142 से वो किसी व्यक्ति को दे दी जा रही है प्राइवेटली, और क्या क्या उसमें धांधलियां हुई हैं। तो बिल्डर माफिया इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उनके लिए फॉरेस्ट की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये है, मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। मैंने इसमें जनहित याचिका की थी, तो जब जनहित याचिका हुई तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुझे बुलाया और कोर्ट में भी कहा कि अच्छा ठीक है, 10 हेक्टेयर में आप तैयार नहीं है तो 5 हेक्टेयर बना देते हम डेफिनेशन। मतलब इसके मतलब उनका उद्देश्य गड़बड़ था। 10 हेक्टेयर नहीं तो 5 हेक्टेयर में मान जाओ आप कि 5 हेक्टेयर अगर क्षेत्र जंगल का नहीं है तो हम इसको जंगल नहीं मानेंगे। अब आपको मालूम है कि अगर 10 हेक्टेयर फॉरेस्ट पॉलिसी वाली बन जाए तो आप गेस करिए कि कितना क्षेत्र जंगल का, कितने जंगल जो हैं वो बर्बाद होंगे। क्षेत्रफल बताइए, मैं आपको बताऊंगा तो आप मतलब आप हतप्रभ रह जाओगे। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट विल बी डिस्ट्रॉयड। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर उत्तराखंड के जो जंगल हैं उनका विनाश हो जाएगा। और ये जंगल किसके पास जाएंगे? बिल्डर माफिया के। तो बिल्डर माफिया चाह रहा है कि हमारे विलेज फॉरेस्ट जो हैं वो हमारे उनके पास चले जाएं, जो रेवेन्यू फॉरेस्ट है उनके पास चला जाए, जो पंचायती वन है हमारे, जो 1926 में बनी थी वन पंचायत, जिनकी संख्या 12,000 से अधिक हो गई है, वो वन पंचायत के वन जो हैं वो भी बिल्डर माफिया के पास चले जाएं। अब अंत में एक डरावनी बात मैं और बताना चाहूँगा, जिसके लिए अब आवश्यक है कि हमें ट्राइबल स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि तब हमारे नियम कानून में कुछ जान आएगी, और जब जान आएगी तो हम लड़ सकते हैं। आप सभी परेशान हैं कि गौला में जो माइनिंग हो रही है, पता नहीं आप में से कितने खुश हैं। अगर आपका वहाँ ठेका है तब अलग बात है, वरना लोग खुश नहीं है कि इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं डंपर के, वो सब एक जगह की माइनिंग से हो रही है। और जब गौला में माइनिंग शुरू हुई थी अंग्रेजों ने, तो इसको चुगान कहते थे। चुगान के मतलब यह है 6 सेंटीमीटर तक जमीन आप मलबे को ले सकते थे। अब तो वहाँ पर बुलडोज़र भी लग रहा है, जेसीबी भी लग रही है, ये सब हो रहा है। लेकिन इससे लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि प्लेन्स में या फुटहिल्स में जो नदियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा माइनिंग हो गई है। तो इसके बाद गए वो बागेश्वर। बागेश्वर में आपने देख लिया कि क्या स्थिति है। वहाँ कुछ गाँव तो ऐसे हैं, जब एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हम लोगों ने अप्रोच किया तो पता चला कुछ गांव ऐसे हैं जिनको चारों तरफ से खोद दिया है। तो वो गांव की स्थिति है कि वो हवा में लटक रहे हैं। तो अपने घर के अंदर अगर उन्हें जाना है तो सीढ़ी लगा के जाते हैं और सीढ़ी से वो उतरते हैं। जो लकड़ी की सीढ़ी होती है टेम्परेरी या एल्युमिनियम की सीढ़ी, वो सीढ़ी से वो 2 मंजिले में जाते हैं। पहली मंजिल तो उनकी बर्बाद हो गई है। तो इस तरह की स्थिति बागेश्वर हुई। इससे भी माइनिंग माफिया जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। माइनिंग के जितने भी बड़े माफिया हैं वो सब बाहर के हैं। तो माइनिंग माफिया ने अब एक और इंटेलिजेंट काम अपनी तरफ से ये कर दिया कि अब नदियों में, जो पहाड़ में नदियां हैं, इवन जो आपके गंगोत्री साइड में जो नदी है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं और जय गंगा माँ इतने नारे लगा रहे हैं और इतना भक्ति भाव कर रहे हैं, वहाँ पर भी माइनिंग जो है वो जेसीबी से अलाउड हो जाएगी। तो 5 साल बाद जब आप दोबारा गंगोत्री जाओगे तो आपको गंगोत्री का मार्ग नहीं मिलेगा। तो आपके जो पिलग्रिमेज सेंटर हैं, जहां आप पिलग्रिम या जहां पर आप धार्मिक यात्राएं करती हैं, उन धार्मिक यात्रा भी आपके खतरे में पड़ने लगी है। तो इस समय हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य है कि हमें जागना है और हमें संघर्ष करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सड़कों में आइए, लेकिन आप जो आजकल का मीडिया है, उस मीडिया के माध्यम से भी
आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक में इन सब बातों को बढ़ाओ, बताओ कि क्या स्थिति हो गई है। और तो और मुझे इतना दुख होता है, मैं आईएएस और पीसीएस के क्लासेस लेता हूँ उत्तराखंड के में जो आईएएस और पीसीएस में लड़के निकल रहे हैं। इस साल बहुत वर्ष बाद एक लड़का आईएएस में निकला है जो स्थानीय है, भट्ट है उस लड़के का नाम, सरनेम मुझे फर्स्ट नेम उसका याद नहीं आ रहा है। वो आपके ऋषिकेश का रहने वाला है, एक ऑफिसर बस इतने सालों में। और आईएफएस में कई सालों में एक हल्द्वानी का लड़का निकला है जिसका नाम है चंद्रशेखर जोशी। वो यहाँ एमबी डिग्री कॉलेज का है और डीएफओ नैनीताल है इस समय। तो सब ऑफिसर्स जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं और सब उसमें ज़्यादातर कौन है, जो रिजर्वेशन के थ्रू आए हैं। पीसीएस में यही स्थिति है। तो क्या होगा आप लोगों का हाल, मतलब आने वाली जनरेशन का, कि आप बाबू भी नहीं बन पाएंगे। तो अब मैं मतलब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। आई एम रियली सॉरी, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर बोर किया तो मुझे क्षमा करना है, ये कह के कि जैसे बुबू लोग होते, दादा दादी नाना नानी, वो ज़बरदस्ती लेक्चर देते, तो ये समझना कि आप बुबू का लेक्चर सुन लिया हमने। धन्यवाद।